Hello students, myself Suman Kumar Tiwari. Today I will discuss about the modern periodic table. This is very important way how to study the total elements and their properties in detail. So first of all we have to know about the groups, periods and blocks. So let's say this video I will detail all things about it. It contains 18 group and 7 periods as you have learned in your junior classes. So here I will discuss about the blocks and the properties. So out of 4, S block elements are those elements whose last lectern enter into S subcells. तो याद रखना है लास्ट lectern किस में जाएगा? S सबसेल में. P block elements last lectern enter into P subcells. D block elements last lectern enter into D subcell. And F block elements last lectern enter into F cell. तो ये डेफिनेशन. प्रॉपर्टीज को हम नोट्स ऑलरेडी भेजे हुए हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो क्लास 10 में ही पढ़ा हुआ है, वही सारा फिर से रिपीटेशन है. ठीक है, तो 34 पेज का है, इसमें से बहुत सारा पेजेस में सिर्फ इमेजेस बना हुआ है, समझाने के लिए यूज किया हुआ है इसमें से. ठीक है, वो सबको जरूरत नहीं है, इमेज बनाने का नीड नहीं है. बट those elements whose last lectern enter into S subcell called S block elements classified into two groups, group number 1 and group number 2. Group number 1 is called S block में क्या बोलते हैं उसको? अल्कली मेटल, because they forms alkali water soluble bases. जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सीजियम है. ठीक है, पोटेशियम सब इसमें आ जाएगा. तो वो सारे सिल्वरी व्हाइट्स होते हैं. कलर क्या होंगे? सिल्वरी व्हाइट्स. पूरा इसका दोनों का ग्रुप नंबर 1 एज वेल एज 2 सिल्वरी व्हाइट या व्हाइट. ठीक है, एक ही चीज. सेकेंड, दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज कॉल्ड मोनोवेलेंट आयंस. मोनोवेलेंट कैटायंस बनाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, मोनोवेलेंट. 2 होता है डाइवेलेंट. तो ग्रुप नंबर 2 फॉर्म्स डाइवेलेंट कैटायंस, 1 मोनोवेलेंट और ग्रुप नंबर 2 डाइवेलेंट. जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, वो सब क्या करेंगे? स्ट्रोंशियम, सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. ठीक है. थर्ड, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम व्हेन दे हीटेड इन ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम. जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो स्पेसिफिक कलर देगा. सपोज सोडियम मेटल इज बर्न या कंपाउंड्स ऑफ सोडियम मेटल लाइक NaCl, NaBr और कोई भी सॉल्ट रहेगा सोडियम का, उसको हम लोग बर्न करेंगे हवा में, तो कौन सा कलर देगा? अ पर्टिकुलर कलर विल ऑब्टेन इन ईच एंड एवरी सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, दैट विल बी द गोल्डन येलो. घर में जाकर के नमक थोड़ा सा लेना, गैस बर्नर को ऑन करना, थोड़ा सा नमक क्रिस्टल डाल देना, कलर फ्लेम का चेंज हो जाएगा किसमें? येलो में. सो दिस इज द पर्टिकुलर कलर शोन बाय पर्टिकुलर मेटल्स. क्रिम्सन रेड विल बी सीजियम. सिमिलरली पोटेशियम का हो जाएगा ब्रिक रेड, ईंटा जैसा लाल दिखाई देगा वो, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा. कैल्शियम का भी अलग कलर है, तो वो प्रैक्टिकल्स में भी सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ना है. 11 + 12 प्रैक्टिकल, थ्योरी में भी पढ़ना है एस ब्लॉक में. तो हम लोग एस ब्लॉक में डिटेल्स डिस्कस करेंगे किसका क्या होता है, क्यों होता है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि सारे मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं. नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीजन के सिमिलर हो वो नॉन मेटल्स होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स. जो मेटल्स हैं वो सोडियम के सिमिलर ऑलमोस्ट माना जाता है, सो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो ये सारा बेसिक प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इजीली कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई रिएक्टिव्स होंगे. सबसे पूरा पीरियड्स में स्टडी करेंगे सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स उसको निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी.
तो ये सबसे कम होगा किसका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज है एस ब्लॉक का। नाउ मूव टुवर्ड्स द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में क्या होगा, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटालॉइड्स भी हैं। कैसे, तो हम लोग देखें ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। तो नीचे वाले हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं वो मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज कर रहा है। जैसे एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 में है, एल्यूमिनियम तो मेटल होते हैं। नीचे वाले तो सबके मेटल्स ही हैं ऑलमोस्ट। ग्रुप नंबर 17 भी जाएंगे तो वहां भी जो लास्ट में बिसुमथ्स मिलेंगे वो भी टिपिकल मेटल्स। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, दे कंटेन्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये सॉलिड भी रखता है, गैसेस भी रखते हैं और एक लिक्विड्स भी रखते हैं। लिक्विड एक्सेप्शन कौन है, लिक्विड्स पी ब्लॉक में सिंगल एलिमेंट्स, दैट इज क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है जो पी ब्लॉक में लिक्विड्स होते हैं, और एक डी ब्लॉक में लिक्विड होंगे, क्या नाम होगा, मरकरी। तो ये तो दोनों याद रखना है, ब्रोमीन नॉन मेटल्स में लिक्विड होते हैं और मेटल में मरकरी, ठीक है, दोनों लिक्विड्स होते हैं। रेस्ट सब सॉलिड्स हैं, कुछ कुछ गैसेस में। गैसेस में कौन आते हैं, 11 एलिमेंट्स मोस्टली क्या 10 का, 11 में 10 इसका है, एक एस ब्लॉक का हाइड्रोजन है, तो 10 और 11 गैसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यदि नॉन मेटल्स हैं, मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, फ्यू आर मेटालिक एंड वेरी फ्यू एज मेटालॉइड्स, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। कल भी डिस्कस किए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम पर। सिलिकॉन का स्ट्रिप्स बनता है, हार्ड डिस्क बनता है, कॉम्पैक्ट बनता है। आजकल सिलिकॉन क्लॉथ्स और वॉचेस, मोबाइल कवर्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स काफी ज्यादा यूज है। तो पी ब्लॉक में ही सिलिकॉन बिलोंग करते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंट्स में मेटालॉइड्स में। रेस्ट तो मेटल हम लोग जानते ही हैं, बिना मेटल्स का कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं होगा, कोई भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं चल सकता है, मेटल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और नॉन मेटल्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल्स का तो हम लोग सेकंड बार भी नहीं रह पाएंगे, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव। एक सेकंड भी रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही होगा, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों रहेगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों रहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इसका काफी ज्यादा होगा, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी ग्रेटर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल अभी तक नहीं लगा है, गर्ल्स ग्रुप के लिए बोले गए हैं, तो पीरियोडिक टेबल लगाओ, वहां पढ़ाने में सुविधा होगा हमको। तो यदि हम लोग पीरियोडिक टेबल जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का पकड़ आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड, साइज छोटा हो जाएगा। तो यदि साइज छोटा हो जा रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज सारे ब्लॉक में सबसे छोटा होगा, और उसमें भी पर्टिकुलरली ग्रुप नंबर 17 का सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो याद रखना इसमें जेड इफेक्टिव का रीजन आएगा क्वेश्चंस। व्हाट इज जेड इफेक्टिव? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को केमिस्ट्री में जेड इफेक्टिव लिखते हैं। ये जिसका ज्यादा होगा साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा, तो बहुत सारा चीज को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक का ये जनरल ट्रेंड्स है। अब हम लोग डी ब्लॉक में चलते हैं। तो डी ब्लॉक का जनरल ट्रेंड्स क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग लिख चुके हैं कि ये डी में जाएगा। अब डी का स्टडी हम लोग कल कैसे बता रहे थे, कैसे करना है डी का, ग्रुप से स्टडी नहीं होता है इसका, सीरीज वाइज स्टडी होता है। कल बताए थे 3D 4D 5D 6D सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D सीरीज बोलते हैं, नेक्स्ट 4D सीरीज, 5D सीरीज, और 6D इनकम्प्लीट था लेकिन अभी ये कंप्लीट सीरीज है, तो 6D सीरीज भी इसमें आएगा। इस सीरीज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, सब में 10 एलिमेंट्स रहेगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज में कौन सा 10 एलिमेंट्स है, तो स्कैंडियम से स्टार्ट होंगे, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से चलते चलते जिंक 30 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो 21 स्कैंडियम टू जिंक 30 इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। ये सारे एक जैसे प्रॉपर्टीज शो करेंगे। थोड़ा सा
ग्रेजुअली चेंज होगा, लेकिन काफी ज्यादा सिमिलर रहेंगे। सिमिलरली इसमें भी 10 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तो जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल होते हैं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबका सब मेटल्स ही होंगे। बट लास्ट एलिमेंट्स जिंक, मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये लास्ट एलिमेंट्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका 3D10, इसका 4D10, इसका 5D10 होगा। ये तीनों का तीनों एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन है? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज D10, इसका भी D10 और इसका भी D10। फर्क ये पड़ेगा, ये 3D10 है, ये 4D10 है, ये 5D10 है। तो तीनों मेटल्स तो हैं, बट नॉट लाइक ट्रांजिशन मेटल्स। जैसे इस ग्रुप का नाम, पूरा डी ब्लॉक का नाम क्या हम लोग बताए थे कल? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट करना। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? ट्रांजिट मतलब क्या होता है? नॉट स्टेस, एक जगह पर फिक्स नहीं होगा, वो ट्रांजिट करेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, आगे पीछे, मूवमेंट्स। ट्रांजिशन मतलब मूवमेंट्स। तो किसका मूवमेंट्स होगा? 3D, 4D एंड 5D इलेक्ट्रॉन्स का। वो जंप करेगा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, और किसी के साथ भी वो बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, हेलोजन के साथ हेलाइड्स बनाएगा, एसिड के साथ अलग सॉल्ट्स बनाएगा। सो दे आर मेटल्स, but zinc, cadmium and mercury are metals but not transition metals, because they cannot show transitions because of fulfilled electronic configuration D10। तो D10 यदि filled रहता है तो ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, DD ट्रांजिशन नहीं करेंगे, कलर ये सब शो नहीं करेंगे, वेरिएबल, सबका सिल्वरी व्हाइट कलर हो जाएगा। जिंक तो देखा ही होगा, क्लास 10 में भी जिंक हम लोग एसिड में डाल करके रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिंक घर में भी हम लोग सोल्डिंग वायर में जिंक जैसा मेटल यूज होता है। कैडमियम भी वही है, और मरकरी तो देखा होगा थर्मामीटर्स में, ठीक है, सिल्वरी व्हाइट होता है। तो ये कभी कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ये सब एलिमेंट्स शो करेंगे, रेस्ट एलिमेंट्स शो करेंगे 9, वैसा ये सब तीनों नहीं होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन हाइड्रोजन का पोजीशन, और तीसरा एक्सेप्शन हीलियम का पोजीशन। पी ब्लॉक होते हुए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या मिलेगा? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, और ये पी ब्लॉक में है, तो ये एक्सेप्शन है कि नहीं है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी पी में रखा गया है इसको, ठीक है। तो याद रखना, हीलियम इज एक्सेप्शनली डिफरेंट बिकॉज दे आर इनर्ट, fulfilled electronic configuration. So according to their physical and chemical property, it is best suited in group number 18, not in group number 1. 1 में ये कोई भी साइड से मैच नहीं करेगा, कोई प्रॉपर्टीज मैच नहीं करता 1 का, तो 1 में हम लोग रख नहीं सकते हैं, 2 में भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको 18 में रखा गया है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि मेटल्स होंगे, हैवी मेटल्स होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे, ट्रांजिट करेंगे, कलर शो करेंगे, कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। जितने भी कलर दिखाई देता है सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारा ब्लड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, जिसमें से हीमोग्लोबिन्स लाइगेंड्स मॉलिक्यूल्स की तरह जुड़ा हुआ रहता है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, एंड आयरन उसमें क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम्स। यदि आयरन का डिफिशियंसी बॉडी में होगा तो ब्लड का भी डिफिशियंसी होगा, हीमोग्लोबिन का भी डिफिशियंसी होगा। हीमोग्लोबिन बनेगा बट उसको लिंक अप करके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि आयरन नहीं है। सिमिलरली ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ द प्लांट लीफ और मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू केमिकल क्लोरोफिल, नाम सुना होगा। क्लोरोफिल में भी एक मेटल्स होते हैं, कौन सा? बायोलॉजी में पढ़ा होगा 9-10 में, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इसमें काफी ज्यादा रहता है लीफ में। तो जो मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम क्या करते हैं? सराउंडिंग किया हुआ रहता है क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल सराउंडिंग है, और मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल। जैसे देखो ब्लड क्या है, सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कनेक्टेड विद द 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स Hb। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, तो हम Hb लिख रहे हैं फॉर हीमोग्लोबिन। दिस इज ब्लड। ये ब्लड का केमिकल कंपोजिशन से आयरन के सराउंडिंग में हीमोग्लोबिन रहेगा। इसी तरह से
प्लांट का ब्लड माना जाने वाला सबसे मेन कंपाउंड्स, जिसको हम लोग फूड हाउस ऑफ द सब्सटेंसेस बोलते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं एक्चुअल खाना बनाते नहीं है, हम लोग तो प्लांट्स किंगडम से या एनिमल किंगडम से ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो खाना कहां से बनता है? तो ये Mg मैग्नीशियम इज बॉन्डेड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा किसके साथ? क्लोरोफिल 2 एंड क्लोरोफिल 1। तो Cl1 तो ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स है प्लांट्स का, जिसमें खाना बनता है, रेडिएशन ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस तो पता ही है, रूट से मिनरल्स, नाइट्रोजन एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है किसमें? प्राइमरीली वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज और प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में पहले उसको ब्रेकअप करता है नाइट्रोजन को, एमिनो एसिड्स क्या करता है? पॉलीमराइज करता है और प्रोटीन्स बनाता है। जैसे हम लोग दाल जो खाते हैं हैवी प्रोटीन्स होता है, तो प्रोटीन्स बना कैसे? उसमें नाइट्रोजन आया कहां से? तो एक बैक्टीरिया होता है, लेगुमिनस या कुछ बायोलॉजी में इसको बोलता है, हमको नाम याद नहीं है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है वो। तो नाइट्रोजन, हाँ, तो जो भी है वो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। नाइट्रोजन वहां से फिक्स करके वो थ्रू द ऑस्मोसिस कम्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इन द लीफ दैट सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड टू प्रोटीन्स। एमिनो एसिड पॉलीमराइज करता है। बहुत अच्छा लेबोरेटरी है ये लीफ जो है ना, एक लेबोरेटरी है, बहुत सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस को करा देता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, लिपिड सारा कुछ बना सकता है। क्या हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लैब में बना भी देंगे प्रोटीन्स पॉलीमर्स का, जहरीला प्रोटीन बन जाएगा। लैब में बना सकता है। आजकल प्रोटीन्स का पाउडर आता है, जिम ज्वाइन करता है लड़का लोग, बॉडी बना लेता है आर्टिफिशियल। दे अकोमोडेट वाटर इन द बॉडी and make a thin layer on the semi-permeable membrane present in the kidney and due to this kidney will be damaged। किडनी में वाटर फिल्ट्रेशन जितना होना चाहिए वो रोक देगा, वाटर के सप्लाई को ऊपर तक ही ब्लड में ही रोक देगा और स्लिट क्या हो जाएगा? डंपी हो जाएगा, नींद ज्यादा लगेगा, ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी का कम हो जाएगा, बहुत सारा सिस्टम्स डैमेज करेगा। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स है, मसल्स इज अ फाइबर प्रोटीन्स, सो इन दिस फाइबर द एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जो आर्टिफिशियल प्रोटीन्स है, वो पाउडर वाला प्रोटीन्स, वो जहां करके जुटना स्टार्ट कर देगा, पानी के साथ जुटेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो टेम्पररी वो तो एक्सपेंड कर जाएगा, तुम्हारा 6 पैक दिखने लगेगा, लेकिन दैट इज नॉट रियल। वो किडनी फेलियर अल्टीमेटली आफ्टर 40 या 50 ईयर्स किडनी फेलियर का रीजन बन जाएगा। तो जो भी प्रोटीन्स पाउडर लेता है, जिम ज्वाइन करता है, खाने के पहले सोच लो नेचुरल प्रोटीन्स लो, जर्मिनेटेड सीड लो, चना और मूंग खाओ, उससे ज्यादा किसी में प्रोटीन्स नहीं है। ग्राम सीड, जर्मिनेटेड ग्राम सीड इज कंप्लीट फूड, उसमें हर कुछ मिलता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ। चना खा करके तुम सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन दूसरा कोई भी ऐसा फूड स्टफ बताओ जिसको खा करके तुम 10 दिन जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। कोई भी डिजीज हो जाएगा जिसमें से डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स हो जाएगा, प्रोटीन्स हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, लेकिन चना खाओ कोई डिफिशियंसी क्रिएट नहीं होगा। बेस्ट मेडिसिन इज जर्मिनेटेड, लेकिन हाँ जर्मिनेटेड होना चाहिए, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ दाल भी हो, दाल भी अच्छा है। मिल्क में लेकिन हर कुछ नहीं है, और मिल्क में थोड़ा एक शुगर जो पेंटोस शुगर है वो उसमें प्रेजेंट रहता है। तो मिल्क हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज 40 सर आगे 5 मिनट और। तो देखो हम लोग डी ब्लॉक क्या कर रहे थे, नेक्स्ट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? दो एलिमेंट्स हुज लास्ट लेक्टिन एंटर इनटू एफ सबसेल्स। प्रॉपर्टीज क्या है ब्लॉक का? तो एफ ब्लॉक का हम लोग सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज जानते हैं, रेस्ट, बियॉन्ड आवर सिलेबस एंड लेवल ऑफ स्टडी ऑफ क्लास 11-12, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हम लोग के समझ और पकड़ से बाहर का है। तो रेडियो एक्टिविटी से हम लोग कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, वो हायर लेवल का है। तो दो चीज समझ सकते हैं, यह ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऑल आर मेटल्स। रेडियो एक्टिव जितने भी होते हैं वो सारे मेटालिक कैरेक्टर्स में रखे जाते हैं, बिकॉज साइज इज लार्ज, साइज इसका बड़ा होता है। लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दे शो जनरली +3 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो ये सारा प्रॉपर्टीज हो गया एस पी डी एंड एफ ब्लॉक का, जो हम पीडीएफ बना करके भेजे हैं टाइप करके, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कॉपी से उसको नोट कर लेगा वहां। अब नेक्स्ट है 4 रेडियस। पहला एटॉमिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये चारों रेडियस इंपॉर्टेंट है। तो देखो रेडियस पहला क्या होगा, तो रेडियस कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, सर भी वेटिंग है। तो यदि कोई न्यूट्रल एटम्स है, उस एटम्स में सेंटर जो उसका न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ दैट एटम, आर ऑफ ए। आर यहां है रेडियस, ए फॉर एटम्स। सपोज दो एटम्स बॉन्डिंग किया हुआ नहीं है, दो एटम्स है सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का और वो बॉन्डिंग किया हुआ नहीं है, बट दे आर अट्रैक्टेड विद द टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्सेस। ये इंटर एटॉमिक भी हो सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं, एटम्स में हो सकते हैं। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का यदि आधा करेंगे, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच इज attracted toward the van der Waal forces of attraction, then it is called R of van der Waal, या V भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ van der Waal या van der Waal रेडियस, ठीक है। इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट इज द कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसमें से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स का हाफ, दैट्स ऑल। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस of a covalent molecules is called R of COV, covalent। लास्ट है आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में सपोज हम लोग Na और Cl लेते हैं, तो Na का साइज छोटा होता है, Cl का साइज थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन किया हुआ है, साइज बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया हुआ है, साइज थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो इसमें क्या होगा, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहां इंटरन्यूक्लियर नहीं लगाना है, यहां एक वर्ड लगाना है इफेक्टिव। लिसन केयरफुली, इफेक्टिव डिस्टेंस। हर जगह हम लोग इंटरन्यूक्लियर, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर लगा रहे थे या हाफ ऑफ द लगा रहे थे, या हाफ नहीं लगाना है। जब भी हम लोग रेडियस ऑफ आयोनिक आर आई कर रहे हैं तो इफेक्टिव डिस्टेंस लगाते हैं, किसका, कैटायंस के लिए अलग, एनायंस के लिए अलग। तो हाफ ऑफ द नहीं लगा करके क्या लगा रहे हैं, द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ आयन, एटम नहीं लगाना है, सेंटर ऑफ आयन एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स कहां तक जा रहा है, ये आयंस में थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होता है साइन वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन से जहां तक जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस। हर बुक में एक वर्ड दिया हुआ है इफेक्टिव डिस्टेंस। तो आयनिक में क्या लगाना है, इफेक्टिव डिस्टेंस। ये सब तीनों में क्या लगाना है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर। और पहला वाला में हो जाएगा सेंटर ऑफ एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस। So that's all about the radius of different chemical